जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के अंतर्गत पेपर नंबर 1 के अंतर्गत यूनिट नंबर 1। दोस्तों यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में जो आपका पेपर है दिव्यांगता का परिचय, उसके अंतर्गत यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है दिव्यांगता का इतिहास, दिव्यांगता की अवधारणा, क्षति अक्षमता और दिव्यांगता का तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता की परिभाषा, यानी जो राष्ट्रीय अधिनियम होते हैं, राष्ट्रीय अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता का परिभाषा यानी जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 हो गया, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के दिव्यांगता हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के दिव्यांगता हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत 7 प्रकार के दिव्यांगता हैं और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता चिन्हित किए गए हैं। तो ये सारे के टॉपिक आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आइए पहला यूनिट का पहला टॉपिक और पहला ये दिव्यांगता का इतिहास। दिव्यांग होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि दिव्यांग होता क्या है। दोस्तों वीडियो अगर देखना आप शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको 5 नंबर एक नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और 5 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, जो कि यहाँ पर जैसे अभी हम दिखाए आपको ना, आप ध्यान दिए होंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1999 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं? तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये 21 प्रकार के। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ या कब इसको 16 में, 17 में, 18 में, तो इस तरीके से पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत दिव्यांगता के प्रकार, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के कब लागू हुआ था, इत्यादि। इस तरीके से 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैटर आता है कि दिव्यांगता, दिव्यांगता होता क्या है। सबसे पहले तो दिव्यांग होता क्या है, तो अगर देखा जाए तो आप भी दिव्यांग हैं, हम भी दिव्यांग हैं, या अगर देखा जाए तो सब लोग किसी ना किसी क्षेत्र में दिव्यांग है। किस तरीके से? अगर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मैथिली या उर्दू, मान लीजिए कि उर्दू आपको नहीं आता है, ठीक है, उर्दू आपको नहीं आता है और उर्दू में कुछ लिख दिया गया है, ठीक है, उर्दू में लिख दिया गया है कुछ, तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए आप क्या हो गए? विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए। दोस्तों उसी तरीके से, जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता बताए गए हैं, वो देखा जाए तो अगर व्यक्ति सामान्य तरीका से उसके अंतर्गत कोई समस्या आ जाती है, जैसे आपका अंगुली है, ठीक है, अंगुली जो होता है, अंगुली का जो ढांचा, इसमें अगर मान लीजिए कि ये अंगुली इतना कटा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं सामान्य से कुछ आपको दिक्कत है, तो ये यहाँ पर 10%, 5% आप विकलांग दिव्यांग हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों एक सामान्य सुनने की क्षमता होती है, सामान्य सुनने की क्षमता होती है 26 डीबी तक हम लोग जैसे सामान्य अगर सुनते हैं, तो अगर देखा जाए तो अगर इससे कम आप सुनते हैं यानी तेज आवाज़ सुनते हैं, तो उसमें आप दिव्यांग हो गए। देखने में अगर आपको थोड़ा सा समस्या आ रही है तो उसमें आप दिव्यांग हो जाते हैं। लेकिन दिव्यांगता के अंतर्गत इसका इतिहास के बारे में दोस्तों देखा जाए कि इसका इतिहास क्या कहता है, तो दिव्यांगता या विकलांगता का इतिहास सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा गया है, जिसमें विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में दिव्यांगता को अलग अलग तरीके से समझा गया है, ठीक है। अब दोस्तों प्राचीन काल में दिव्यांगता को किस तरीके से समझा गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। प्राचीन काल से हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में दिव्यांगता को अक्सर बुरी आत्माओं या सजावट के रूप में देखा जाता था और दिव्यांग लोगों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। दोस्तों जो प्राचीन काल था उस समय दिव्यांग, जो आप खुद सोचिए ना कि जो दिव्यांग विकलांग बच्चे हो जाते थे, मानसिक मंद अगर बच्चा हो गया, अंधा बच्चा हो गया या पैर से दिव्यांग हो गया, तो ये लोग बच्चे भीख मांगने के अलावा, या लोग इसको क्रूर आत्मा समझते थे कि क्रूर आत्मा ये है और उसको जान से मार देते थे, उसको जंगल में फेंक देते थे, छोड़ देते थे। ये प्राचीन काल में दिव्यांग बच्चों का इतिहास था। दोस्तों मध्य युग में क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर हुआ होगा।
तो मध्य युग में दिव्यांग लोगों को दयालु या मनोरंजक के रूप में देखा जाता था और उन्हें अक्सर मठों या चैपल में रखा जाता था। 18वीं से 19वीं सदी में दोस्तों जो मध्य युग था, इसमें मनोरंजक जैसे दृष्टि दिव्यांग बच्चे जो थे, दृष्टि आप लोग भी देखे होंगे, सूर लोग जो गाना गाते थे और मनोरंजन करते थे, तो उन लोगों को जो मध्य युग था उस समय मठों में और चैपल में रखा जाता था। लेकिन वही 18वीं और 19वीं सदी में अगर देखा जाए दोस्तों, तो दिव्यांग लोगों को समाज में स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए कुछ लोग सामने आए। तो 18वीं और 19वीं सदी में जो दिव्यांग बच्चे थे उनको भी लोग समझना शुरू कर दिया और लोगों ने समझा और बोला कि ये भी बच्चे जो हैं दिव्यांग बच्चे आखिर हमारे ही संतान हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए। तो कुछ लोग धीरे धीरे ये 18वीं और 19वीं सदी में आवाज़ उठाने लगे कि ये भी हमारे ही संतान हैं और ये हमारे ही बच्चे हैं, तो इनको हमें हे दृष्टि से, क्रूर दृष्टि से नहीं देखना है। 20वीं सदी में दिव्यांगता अधिकार आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया और दिव्यांग लोगों के लिए कई अधिकारों की स्थापना की गई। दोस्तों 20वीं सदी में कई अधिकारों की स्थापना की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 21वीं सदी में क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे ही 21वीं सदी आती है तो 21वीं सदी में दिव्यांगता पर जागरूकता बढ़ रही है और दिव्यांग लोगों को समाज में और अधिक शामिल करने की कोशिश की जा रही है। भारत में दिव्यांगता का इतिहास भी प्राचीन काल से शुरू होता है और दिव्यांग लोगों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है। अब संविधान, दोस्तों संविधान में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या अधिकार आया, क्या क्या कानून बनाए गए, तो भारतीय संविधान दिव्यांग लोगों के लिए भेदभाव के खिलाफ है। कानून अगर देखा जाए तो दोस्तों भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। उसके बाद विभाग देखेंगे दोस्तों, तो विभाग भी बहुत सारे खुल गए हैं। जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की स्थापना 12 मई 2012 को की गई थी ताकि दिव्यांग संबंधी मामलों के प्रभाव। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो दिव्यांगता की अवधारणाएं। दिव्यांगता की कुछ अवधारणाएं हैं। इतिहास तो हम लोगों ने देखा कि 20वीं सदी, 21वीं सदी और लेटेस्ट अगर देखा जाए तो आधुनिक युग में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिव्यांगता की अवधारणाएं अगर देखेंगे तो ये परिचय, जब व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग न हो और वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वह एक स्वस्थ प्राणी कहलाता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप समाज में, प्रकृति में बिना कोई भेदभाव, बिना कोई रोक टोक का आप अपने काम को कर ले रहे हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, रोग या अशक्त की अनुपस्थिति मात्र नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1980 में, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 1980 में क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के विषय में सबसे पहले क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप में प्रकाशित किया गया, ठीक है। दोस्तों अब आइए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाती है, इसको देखिए, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। बीमारी, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता। अब यहाँ पर क्षति क्या है, अक्षमता क्या है, दिव्यांगता क्या है और बीमारी क्या है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लेकर के चलते हैं आगे। बीमारी, कोई आपको बीमारी हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई समस्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, ठीक है। हाथ में बीमारी हो गई, उसके बाद हाथ आपका काटना पड़ा, यानी कोई समस्या हो गया जिसके कारण हाथ को काटना पड़ा, तो हाथ काटना एक क्षति हो गई। और अक्षमता, दोस्तों अक्षमता यानी जब हाथ कट गया तो आप गिलास उठाने में क्या हो गए, आपको गिलास पकड़ने में अब समस्या होने लगी, यानी गिलास आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो गिलास पकड़ने में आप सक्षमता हो गए, ठीक है, असक्षम हो गए। लेकिन अब देखिए गिलास आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो पानी तो पी नहीं पाएंगे, किसी को दे नहीं पाएंगे या साइकिल नहीं चला पाएंगे, तो ये जितना काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो सारे दिव्यांगता के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। यही
कन्फर्म आप समझेंगे। यानी बीमारी के कारण हाथ का कटना क्षति हो गया, हाथ से गिलास को न पकड़ पाना अक्षमता हो गया, और पानी प्यास लगी है, गिलास आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, प्यास अपनी नहीं बुझा पा रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, बाइक नहीं चला पा रहे हैं, बाइक न चला पाने के कारण किसी को ले नहीं जा पा रहे हैं, किसी के साथ कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका दिव्यांगता हो गया। यानी अब हाथ से आप दिव्यांग हो गए। ठीक है, तो ये तीनों बहुत एक से मिला जुला रूप है, इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों अब आइए बीमारी अभी हम लोगों ने देखा कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक न हो तो वह शारीरिक या मानसिक बीमार माना जाता है। यह लक्षण व्यक्ति की शारीरिक या कार्यात्मक गतिविधियों में परिवर्तन या अवरोध द्वारा ही देखा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1976 के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, रोग या अशक्त की अनुपस्थिति मात्र नहीं। दोस्तों ये आपने देखा बीमारी क्या होता है। अब आ गए यहीं पर क्षति। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्षति क्या है। अभी जैसे बीमारी आप देखें कि बीमारी सामान्य तरीके से आप काम न कर पाए, मानसिक में कोई समस्या है, मानसिक रोगी आप हो गए या मानसिक कोई समस्या है, तो उसके अनुसार भी आप क्षति होता है। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव क्षति को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक, शारीरिक रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे में कमी, असमानता को क्षति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षति। अब अक्षमता क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रगटन अथवा अंग का कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता का होना क्षति अंगीय स्तर पर बाधाओं को संदर्भित करती है। कहने का मतलब वही है कि आपका हाथ जो कटना हम क्षति बताए ना, क्षति का मतलब हो गया कि क्षति होना, हाथ क्षति हो गया, आँख क्षति हो गया, कान क्षति हो गया, उसके कारण आप नहीं सुन पा रहे हैं, न सुन पाने के कारण वो काम आपका नहीं हो पा रहा है, वही विकलांगता हो जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अक्षमता क्या हो गया। यानी जब क्षति हुई तो अक्षमता क्षमता के बिल्कुल विपरीत है। अक्षमता क्षमता के बिल्कुल विपरीत है। मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से सोचने, समझने, निर्णय लेने, तर्क करने, हिसाब जोड़ने इत्यादि सभी प्रकार की क्रियाओं में समस्या होती है। यदि मस्तिष्क के साथ आंख भी क्षतिग्रस्त है तो रंग, आकार, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अंतर करना, इन सभी क्रियाओं को करने में अक्षमता होती है। कान की क्षतिग्रस्त होने से सुनने संबंधी अक्षमता होती है। मानव शरीर में किसी भी अंग, तंत्रिका अथवा मस्तिष्क भाग में क्षतिग्रस्त होने से उसके संबंधित क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है। कहने का मतलब यही है कि कान जो हम बताए अभी आपको, ये कई चीज़ बार बार बताने से अच्छा है कि आप कंफर्म हो गए होंगे कि अक्षमता क्या है। कान नहीं है तो सुनने में दिक्कत, वही क्षति होने की दशा में उस व्यक्ति को चलने फिरने में कठिनाई होना, अर्थात उस व्यक्ति को चलन अक्षमता होगी। ठीक है, नेक्स्ट दिव्यांगता। दोस्तों अक्षमता हम लोग देख लिए, अब यहाँ पर आ गया दिव्यांगता। दिव्यांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः दिव्यांगता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करती है। आइए इसका मूल्यांकन जब हम दिखाएंगे तो आप कन्फर्म हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ क्षति है। क्षति क्या है अभी एक बार और हम बताए, यहाँ पर इसका मूल्यांकन है तुलनात्मक मूल्यांकन। किसी बीमारी या दुर्घटना होने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी बीमारी या दुर्घटना होने पर कान की संरचना का क्षतिग्रस्त होना क्षति को दर्शाता है। यानी आप कोई दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें कान में आपका चोट लग जाता है। ठीक है, कान में आपके चोट लग जाता है, कान पिन्ना कट जाता है, या कोई भी कारण से कान पर डिस्टर्ब या कान आपका क्षति हो गया। ठीक है, ये क्षति को दर्शाता है। ठीक है, दुर्घटना या बीमारी के कारण। अब दोस्तों अक्षमता क्या है, तो कान में क्षति, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्षति
कान में क्षति के कारण ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई का होना अक्षमता कहलाता है। यानी कान में जब यहाँ पर क्षति हो गया तो आवाज़ को हम नहीं सुन पा रहे हैं, आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या हो गया, उसमें हम आवाज़ को सुनने में असक्षम हो गए, असक्षम हो गए। सक्षम नहीं है, सुन हम नहीं सकते, असक्षम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा कान दुर्घटना या बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षति हुआ, आवाज़ को हम नहीं सुन पा रहे हैं, असक्षम हो गए। अब दोस्तों देखिए, दिव्यांगता क्या है। सामाजिक रूप में सामान्यतः सुनने में असमर्थ होना श्रवण दिव्यांगता को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्षति हुआ, आवाज़ सुनने में असक्षम हो गए, अब बाहर से या किसी को कुछ आपको बोलना है, कहना है तो आपके पास जाना पड़ेगा, आप वो आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, वही वो दिव्यांगता हो गया। तो ये आपका क्षति, असक्षमता और दिव्यांगता का मेन अगर पार्ट कहेंगे तो ये 3 पॉइंट से आप समझ लेंगे। इसको आप अपने स्तर से एक बार और पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कंफर्म, और यहाँ से आपको 1 नंबर के और 3 नंबर 2 नंबर के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 है, उसके अंतर्गत 4 प्रकार के दिव्यांगता बताए गए हैं। ये आप बस केवल ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और 2 नंबर में, या ये भी पूछ देगा कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या चीज़ है। तो दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अंतर्गत 4 प्रकार के दिव्यांगता को परिभाषित किया गया था। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें ऑटिज्म आते हैं। ऑटिज्म का मतलब हुआ दोस्तों कि ये बच्चे जो ऑटिज्म होते हैं ये अपने आप में लीन होते हैं। बच्चे ऑटिज्म अपने आप में लीन होते हैं। अगर उन लोगों को देखेंगे कि कोई बच्चा है गुमसुम रहता है, दीवार पर नाखून से खुरुच रहा है तो खुरुचता रहेगा, आलू दे दीजिए उसको छीलने के लिए तो आलू छीलता ही रहेगा। यानी ये बच्चे अपने आप को एक घेरा बना लेते हैं, उस घेरा के चारों तरफ अपना घूमते रहते हैं। यही ऑटिज्म बच्चों का लक्षण है। तो ये ऑटिज्म बताया गया था। उस मस्तिष्क पक्षाघात, यानी जो दिमाग से कम बच्चे होते हैं, जो कि समझने में कम होते हैं, वो मस्तिष्क पक्षाघात हो गया। और मानसिक मंदता हो गया, यानी ऑटिज्म हो गया, मस्तिष्क पक्षाघात हो गया, मानसिक मंदता हो गया, यानी मानसिक मंद, यानी जैसे समझने में थोड़ा सा मंद है, ये तीसरा हो गया। और चौथा आपका बहुविकलांगता वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत इन स्थितियों वाले व्यक्तियों के कल्याण की देखरेख के लिए की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि जो पीडब्ल्यूडी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, इसका फुल फॉर्म पहले देख लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी 1995, निःशक्त जन अधिनियम 1995। इसके अंतर्गत दोस्तों देखेंगे तो 7 प्रकार के दिव्यांगता बताया गया है। और 1 नंबर आप अपना याद करने के लिए ये देखिएगा कि यह अधिनियम लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया। और इसके अंतर्गत दोस्तों ये 1 नंबर का प्रश्न है, आप लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। यह अधिनियम लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया एवं 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध कर दिया गया। यह निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने और देश के उत्पाद नागरिक के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि एवं कारण है। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिए अधिकार एवं सुविधाओं के विषय में चर्चा की गई है। दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगों को 7 भागों में बांटा गया और इसके अंतर्गत 3% नौकरी में आरक्षण दिया गया था। दोस्तों देखिए 3 से 4 किया गया, 4% आरक्षण। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट,
PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत 7 प्रकार के दिव्यांगता बताए गए हैं और 3% नौकरी में आरक्षण दिया गया था। लेकिन अगर यही देखेंगे तो 3% का आरक्षण बढ़ा करके 4% कब किया गया है, तो ये RPWD एक्ट 2016 RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता बताए गए और 3% से नौकरी में आरक्षण को 4% कर दिया गया। ये सारे आप पॉइंट याद रखेंगे, ये पेपर के व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और ये 7 प्रकार के कौन कौन से दिव्यांगता है ये देख लीजिए। पूर्ण दृष्टि अक्षमता, अल्प दृष्टि अक्षमता, कुष्ठ निवारित, यानी दोस्तों कुष्ठ निवारित का मतलब पूर्ण दृष्टि, अल्प दृष्टि तो समझ गए आप। पूर्ण दृष्टि का मतलब बिल्कुल नहीं देख सकता है, अल्प दृष्टि का मतलब कुछ देख सकता है, या एक आंख खराब है उसको अल्प दृष्टि। एक आंख भी खराब है, सही देख रहा है तो उसको 30% का ये बन जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो अल्प, आपका एक आंख बिल्कुल खराब है, ठीक है, एक आंख बिल्कुल खराब है और एक आंख ये मान लीजिए बिल्कुल खराब है और एक आंख बिल्कुल सही है, तो आपको 30% दिया जाएगा, यानी आप 30% दिव्यांग हैं, जबकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। लाभ लेने के लिए 40% या 40% से ऊपर दिव्यांगता होना जरूरी है, ठीक है। RPWD एक्ट 1995 हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी या ये RPWD एक्ट 2016, कोई भी अगर लाभ आपको लेना है तो 40% से ऊपर आपके पास दिव्यांगता होना चाहिए। 40 से एक भी कम है, यानी 39% आपके पास दिव्यांगता है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। अब 7 प्रकार के कौन कौन से दिव्यांग हैं। पूर्ण दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित, कुष्ठ निवारित। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुष्ठ हो गया, ठीक है, कुष्ठ हो गया और उसका हाथ बिल्कुल यहीं से गल करके ख़त्म हो गया, हाथ ख़त्म हो गया, तो ये उसके बाद वो ठीक हो गया, ठीक तो हो गया लेकिन उसका हाथे नहीं है, तो हाथ नहीं है तो ये दिव्यांग हो गया। और इस तरीके से जो है उनको भी PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया था। श्रवण अक्षमता, गामक, दोस्तों गामक अक्षमता, जैसे आपके हाथ पैर में कोई समस्या, चलने में फिरने में कोई काम करने में आपको कोई समस्या होती है, हाथ पैर में, पीठ में, कमर में, ये कोई भी दिव्यांगता इस तरीके से होती है तो वो गामक निःशक्ता है, यानी PH उसको फिजिकल हैंडीकैप कहा जाता है, ठीक है, PH या OH कहा जाता है, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप या फिजिकल हैंडीकैप, तो उसको गामक अक्षमता बोलते हैं। मानसिक मंदता, दोस्तों जो मानसिक मंद बच्चे हैं, जैसे जन्म से ही मानसिक मंद होते हैं बच्चे, बहुत सारे आप लोगों ने देखा। एक मानसिक रुग्णता, यानी रोग के कारण मानसिक मंदता आ जाती है, मानसिक रोग है तो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। ये 7 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट RPWD एक्ट, ठीक है, 2016, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 प्रकार के दिव्यांगता और लेटेस्ट यही आया है, 21 प्रकार के दिव्यांगता इसमें बताया गया है, 4% नौकरी में आरक्षण है। और जो 21 प्रकार के दिव्यांगता है, 21 प्रकार के कौन कौन दिव्यांगता है, इसको किस रूप में देखेंगे, सारे 21 प्रकार के दिव्यांगता का परिभाषा देखेंगे जो RPWD एक्ट है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी जानकारी लगी, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और एक काम जरूर करेंगे कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कर देंगे, कमेंट कोई करेंगे, जो भी आपको अच्छा करना हो कमेंट, बुरा करना हो जो लगे वो आप कमेंट करेंगे, और जो आपको आवश्यकता हो वो भी कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ क्लियर कराइए, ठीक है। तो हम बिल्कुल उसको क्लियर कराने के लिए कन्फर्म अपना प्रयास करेंगे। धन्यवाद।